हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपके एमपी जेल पैरी और एमपी पुलिस के लिए जो आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में। ये तो आपको बता दें, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं और यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एनटीपीसी की, तो दोस्तों उसके लिए भी आपके यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह सेकंड भी ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नॉर्मल लोहे का, निकल का, तांबे का, स्टेनलेस स्टील का। तो इसका राइट आंसर है आपका सॉफ्ट आयरन का। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल लोहे का आपका तांबे का क्रोड ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नॉर्मल लोहे का, निकल का, तांबे का, स्टेनलेस स्टील का। इसका राइट आंसर है आपका नॉर्मल लोहे का। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट आयरन का आपका ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नाभिक की विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन आपका नाभिक की विखंडन में ट्रिगर का काम करता है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अदर ऑप्शन है इनको भी आपको रिलेट करके चलना है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु भार कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आपका पॉजिट्रॉन है इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो पॉजिट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन का ही एक एंटी पार्टिकल है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सर जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज आपका गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में आता है तो आप उसको लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में यह हम पढ़ते आए हैं पहले से। और अगर आपका रदरफोर्ड ऑप्शन में आता है तो आप उसको भी लगाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका रदरफोर्ड ऑप्शन में आता है, अगर गोल्डस्टीन नहीं आता है, रदरफोर्ड आता है, तो रदरफोर्ड को भी आपको चुनना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रदरफोर्ड ने इसको फुल प्रूफ के साथ इस प्रोटॉन की खोज की थी। इन्होंने मतलब पूरा प्रयोग के साथ इसको दर्शाया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन की खोज की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इसकी जो खोज की थी किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल डी एंडरसन। कार्ल डी एंडरसन, यह आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? सर चैडविक ने। तो यह आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन की खोज सर चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की थी? सॉरी यह तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है रदरफोर्ड, रोएंटिजन, मैरी क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर है आपका मैरी क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम दो रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने अल्फा, गामा और बीटा किरणों की खोज की थी। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल जो दिया था। रोएंटिजन की बात की जाए तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। कब की थी? इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। तो रोएंटिजन के बारे में यह आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर, अस्थि कैंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वह यहाँ पर आपका अस्थि कैंसर। जी हाँ दोस्तों, अस्थि कैंसर आपका यहाँ पर किसके कारण होता है? वह आपका रेडियो एक्टिव तत्व स्ट्रोंशियम 90 के कारण आपका कैंसर यह होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको पता है दोस्तों दो प्रकार के कैंसर होते हैं। एक तो है आपका मैग्लिनेंट। जी हाँ दोस्तों, एक मैग्लिनेंट, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है आपका बेनाइन। यह दो कैंसर हैं जो सामान्यतः जो व्यक्तियों में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो मैग्लिनेंट कैंसर है ये किस में होता है? तो दोस्तों आपको बता दें ये आपका ब्लड कैंसर जो होता है वह मैग्लिनेंट कैंसर की श्रेणी में आता है। और जो आपका यहाँ पर बोन कैंसर होता है, जैसे अभी मैंने ये आपको बताया है, जो आपके बोन कैंसर यानी हड्डियों में कैंसर होता है वह आपका
मैग्नीलैंड कैंसर में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बता दें, ये जो मैग्नीलैंड कैंसर रहते हैं इनको ठीक कर पाना यानी क्योर कर पाना इनको लगभग असंभव होता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यह पूरे शरीर में फैल जाते हैं दोस्तों, यह कन्फाइंड नहीं रह पाते हैं। और जो बेनाइन कैंसर रहते हैं ये आपके एक शरीर के किसी एक अंग में होते हैं, जैसे अगर आपके लंग कैंसर हो गया या लीवर में कैंसर हो गया या आपके पैंक्रिया में कैंसर हो गया या आपके जो किडनी में कैंसर हो गया, कहीं भी मतलब जो एक पर्टिकुलर एक जगह पर रहते हैं, जैसे जिन्हें हम ट्यूमर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बेनाइन कैंसर जिनको हम ट्यूमर भी बोलते हैं दोस्तों, यह किसी एक अंग में होते हैं जिनको कन्फाइंड रहते हैं, जिनको क्योर किया जा सकता है। मतलब जैसे लीवर में है तो लीवर को रिमूव करके दूसरे लीवर को वहाँ पर लगा दिया जाता है, इस प्रकार का यह कैंसर रहता है। तो बेनाइन कैंसर आपको ध्यान रखने हैं, वे कैंसर जो ठीक किए जा सकते हैं और इनको ट्यूमर भी बोला जाता है। अगर आपको ऑप्शन में कभी पूछा जाए कि दोस्तों बेनाइन कैंसर का दूसरा नाम, तो दोस्तों इनको ट्यूमर भी बोला जाता है। और ये आपके जो अदर जो हैं यहाँ पर दोस्तों जो मैग्नीलैंड कैंसर, इसमें 2 कैंसर आते हैं जो ब्लड कैंसर रहते हैं और बोन कैंसर, जिनको ये अगर ये सही समय पर पता नहीं चले तो दोस्तों इनको ठीक कर पाना लगभग असंभव होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो कैंसर दिवस है, वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को, तो यह आपको ध्यान रखना है, 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कब किससे किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का आयु को, यहाँ पर ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका है यूरेनियम डेटिंग से। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग से आपका पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो यूरेनियम डेटिंग है दोस्तों, इससे तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगर आपसे पूछी जाए जीवाश्म की आयु का आकलन किससे किया जाता है, तो दोस्तों वह किया जाता है कार्बन 14 से जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। जैसे डायनासोर के जो अवशेष होते हैं या किसी भी घोड़े का अवशेष मिला या किसी भी जीवाश्म का अगर अवशेष मिलता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 मेथड का यूज किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है धनावेश युक्त, ऋणावेश युक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज वाला आपका कण है, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो पृथ्वी यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज वाला आपका इलेक्ट्रॉन आपका कण है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो धनावेश में क्या क्या आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर आपका धनावेश रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में आपका सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथोसाइनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मेलानिन। जी हाँ दोस्तों, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी ह्यूमन स्किन को कलर प्रदान करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और बात की जाए यहाँ पर अदर ऑप्शन की, तो रोडोप्सिन जो है दोस्तों यह आपका आँख से संबंधित है, और जो एंथोसाइनिन है यह आपका किससे संबंधित है? यह पेड़ पौधों से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्किन के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर जो वर्णक है वह है आपका मेलानिन। अगर आपसे यहाँ पर आँख के बारे में ऑप्शन में आता है तो दोस्तों यहाँ पर रोडोप्सिन आपको ध्यान रखना है। और एंथोसाइनिन किसको रिलेट करता है? यह आपके पेड़ पौधों को रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1894, 1859, 1869, 1879। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1859। जी हाँ दोस्तों, 1859 में आपकी डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित की गई थी। यह एक इंग्लिश व्यक्ति थे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश व्यक्ति थे, यह भी आपको ध्यान रखना है।
चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका जो है वह है यहाँ पर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी, यह आपको यानी इन्वेंट की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो लुई पास्चर ने किसकी वैक्सीन की खोज की थी? तो वह है रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। मतलब लुई पास्चर ने खोज की थी, वह रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी। और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, तो दोस्तों इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अगर आपसे फ्लेमिंग का पूछा जाता है तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, बेटिंग का पूछा जाता है तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने आपकी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज की थी, और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके